Good morning, friends. I welcome you all in CA Intercourse and Management Accounting classes. Friends, today we are going to start our new chapter, that is overheads. पहले के चैप्टर के लिए मैं बता दूं बच्चे आपको, पहले हमने मटेरियल एंड लेबर कॉस्टिंग चैप्टर कंप्लीट किया है। मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस हमने पेंडिंग किए थे, कुछ क्वेश्चंस हमने लेबर कॉस्टिंग के भी पेंडिंग किए हैं। मैं आपको बता दूं विद इन 3 to 4 डेज आपको मटेरियल कॉस्टिंग की रिवीजन क्लास मिलने वाली है। मटेरियल कॉस्टिंग की रिवीजन क्लास बच्चे अप्रोक्सीमेट 3 आवर्स की होगी। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रिवीजन क्लास दूंगा टाइम टू टाइम। फर्स्ट रिवीजन क्लास दैट इज फॉर कंप्लीट सिलेबस, फर्स्ट रिवीजन क्लास रहेगी हमारी अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स की, और इस 3 आवर्स में आपको मैं 6 to 7 न्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा बच्चे। ये क्वेश्चंस हमने अभी तक क्लास में डिस्कस नहीं किए होंगे। हो सकता है आपको जो मैंने मटेरियल प्रोवाइड करवाया हो अब तक, हो सकता है ये 6 to 7 क्वेश्चन उसमें भी इंक्लूड ना हो, मे भी हो सकता है उसमें इंक्लूड हो। इसके लिए आपको कलरफुल नोट्स भी मिलेंगे, और ये नोट्स बच्चे आपके रिविजनरी नेचर के होंगे, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे, ये सिर्फ रिविजनरी नेचर के ही होंगे आपके। तो 3 आवर्स की क्लास में बच्चे हम 6 to 7 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कंप्लीट चैप्टर को आपके कवर करेगी। उसके बाद मतलब ये कलरफुल नोट्स होंगे जो आपको थ्योरेटिकली भी हेल्प करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा सेकंड चैप्टर है डायरेक्ट लेबर कॉस्टिंग, उसकी क्लास आपको विद इन ए वीक आपको मिल जाएगी। सो फर्स्ट रिवीजन क्लास ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दैट इज ऑफ 3 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, वो आपको 3 to 4 डेज में बच्चे आपको मिल जाएगी। उस क्लास को ध्यान से देखिएगा। उस क्लास में जो मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं वो अपने हाथ से एक बार जरूर करके देखिएगा बच्चे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और पूरे आपके मटेरियल जो चैप्टर है, डायरेक्ट मटेरियल चैप्टर है, उसे कवर करेंगे। सो चलिए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं ओवरहेड्स। बच्चे मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की कॉस्ट होती है हमारी, एक तो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब जैसे मैंने बात की थी मटेरियल की, तो बच्चे हमने बात की थी कि कुछ मटेरियल डायरेक्ट होता है, कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है जो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसे हम फाइनल प्रोडक्ट में ट्रेस नहीं कर सकते। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर होती है। डायरेक्ट लेबर कौन सी? डायरेक्ट लेबर मीन्स वो वर्कफोर्स जो एक्चुअल में प्रोडक्शन के वर्क में लगी हुई है, एक्चुअल में प्रोडक्शन में लगी हुई है। लेकिन बच्चे हमारे पास कुछ ऐसे वर्कर्स भी होते हैं जो प्रोडक्शन में तो नहीं लगे हुए, लेकिन वो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स, जैसे पीएन। आपको मैंने बताया था इन सब के बारे में, एक फैक्ट्री बना के दिखाई थी जो कि हमारी जिन्स की फैक्ट्री थी। आई होप आपको याद आ गया होगा। जिन्स की फैक्ट्री में क्या था बच्चे? 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, चाय पिलाने वाले भैया थे और साफ सफाई करने वाले भैया थे। अब वो प्रोडक्शन में तो नहीं लगे हुए, लेकिन बच्चे वो किसी ना किसी तरह से हमारी हेल्प तो कर रहे हैं ना, तो बच्चे उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसी तरह से बहुत सारे खर्चे होते हैं, कुछ बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि प्रोडक्शन में, फाइनल प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेस नहीं किया जा सकते, लेकिन वो कॉस्ट तो बच्चे होती है। तो जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग है बच्चे, फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस है। अब फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस, क्या आप बता सकते हो कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट को हम एलोकेट करें? नहीं बता सकते ना। तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बच्चे। इस चैप्टर में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को किस तरह से डील करें, कितने टाइप के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कौन से हेड होते हैं, इन्हें किस तरह से एलोकेट करें, एब्जॉर्ब करें, मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है एलोकेशन का, एब्जॉर्प्शन का, ये सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब एक्सपेंसेस कैसे होते हैं? वो फिक्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, स्टेप वेरिएबल होते हैं, सेमी वेरिएबल होते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। ये चैप्टर बच्चे, इस चैप्टर को करने के बाद थ्योरेटिकली मतलब जो आपके बेसिक कॉस्ट है उसका आपको नॉलेज हो जाता है। और ये 3 चैप्टर कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। इन 3 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की मैं कहूँगा कि बेसिक नॉलेज हो जाती है। उसके बाद हम कोई भी चैप्टर शुरू करें हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद चाहे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करें, मार्जिनल कॉस्टिंग करें, आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग करें, कोई भी कॉस्टिंग करें बच्चे, ये 3 चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैं ओवरहेड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इन तीनों ही चैप्टर की एक बार फिर से क्विक रिवीजन भी करवाऊंगा आपको। जिस तरह से आप एक बार मटेरियल की रिवीजन क्लास देखिए मेरी,
आपको पता लगेगा कि हाँ रिवीजन क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है। और रिवीजन क्लास उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है जो कि मेरी कंप्लीट क्लासेस नहीं देख सकते, बिकॉज उनका अटेम्प्ट है मई 2020 में और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डेली मेरी 1 घंटे की क्लास देख सकें। तो ये रिवीजन क्लास उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आप अपने फ्रेंड्स को अपने फ्रेंड्स सर्कल में रेफर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहली बात बच्चे की चैप्टर, जो ये चैप्टर है हमारा ओवरहेड्स, इसमें हम किन किन बातों को डिस्कस करेंगे। इसमें बच्चे हम बात करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स की, इसमें बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की और इसमें बात करेंगे हम सेलिंग ओवरहेड्स की। एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूं बच्चे। इसमें बात करेंगे हम सेलिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। उसके बाद अच्छा ये हम क्यों करना चाहिए, हमें क्यों ओवरहेड्स की बातें कर रहे हैं हम बच्चे, कंट्रोल पर्पज के लिए। हमें पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी कॉस्ट हमारी फिक्स्ड है, कौन सी वेरिएबल है। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे आपको मतलब थोड़ी क्लैरिटी होगी कि हम क्यों पढ़ते हैं ये ओवरहेड्स का चैप्टर। देखो बच्चे, मेरी एक सपोज फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बच्चे मैं ड्रेसेस बना के सेल करता हूं, ठीक है। और मेरे पास एक ऑर्डर आता है। ऑर्डर कैसा आता है बच्चे, मेरे पास एक ऑर्डर आता है ऑर्डर रिसीव। मैंने एक ऑर्डर रिसीव किया, मेरे पास एक ऑर्डर आता है सपोज 100 यूनिट्स ऑफ जीन्स। अब जीन्स की फैक्ट्री लगाई थी हमने, तो हम जीन्स की ही बात कर लेते हैं। मैंने कहा सर मेरे पास 100 यूनिट्स ऑफ जीन्स का ऑर्डर आता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी कॉस्टिंग क्या रहेगी। तो मैंने कहा सर देखो मटेरियल लगेगा जीन्स को बनाने के लिए। मैंने कहा कितने रुपीस का, कहते हैं जी एक जीन्स को बनाने के लिए 150 रुपीज का मटेरियल लग जाता है। ओके सर, अच्छी बात है। फिर मैंने कहा जी लेबर, कहते जी एक जींस को बनाने के लिए हम लेबर को 100 रुपीज की पेमेंट करते हैं। पीस रेट सिस्टम है, अब तो आपको पीस रेट सिस्टम भी पता चल गया। तो पीस रेट सिस्टम से हम 100 रुपीज की एक लेबर को एक जींस के लिए पेमेंट कर देते हैं। तो ठीक है सर, 100 रुपीज ही होगा। उसके बाद मैं कहता हूँ सर कि कुछ हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, या फिर मैं कहूँ एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी छोड़ो, मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। मैंने कहा सर कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेबल टू वन जींस है। तो मैंने कहा कितने होते हैं सर, वो ने कहा जी 30 रुपीज होते हैं। हमने कहा ओके, तो ये टोटल एक्सपेंस कितने हुए 180 रुपीज। अब ये तो ठीक है, ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। अब मैंने कहा कि कुछ कॉस्ट ऐसी है जैसे फैक्ट्री का रेंट है, तो हम एलोकेट करते हैं जी। हम कहते हैं कि हम एक साल में 1 लाख जींस बनाते हैं। हम अपनी फैक्ट्री में एक साल में 1 लाख जींस बनाते हैं। और फैक्ट्री रेंट है सपोज बच्चे, जो आपकी फैक्ट्री का एनुअल रेंट है वो है सपोज 10 लाख। तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 1 लाख। तो इसका मतलब 10 रुपीज आप कहोगे कि ये हमारी क्या है, ये फिक्स्ड कॉस्ट भी तो इसके अंदर इंक्लूड कर दोगे ना 10 रुपीज। तो आप कहोगे कि सर हमारी कॉस्ट आती है 190 रुपए। आपकी कॉस्ट आती है 190 रुपए और आपके पास सेल के लिए ऑफर आता है 188 रुपीज के लिए। ओके, तो आप कहेंगे अरे नहीं भाई हमारी कॉस्ट 190 रुपीज है, हम 188 में आपको कैसे दे देंगे। हम मना कर देते हैं, नहीं सर हम 188 में नहीं दे पाएंगे, बिकॉज हमारी कॉस्ट 190 रुपीज है। तो हम आपको 190 से कम तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। हाँ 190 प्लस में हम आपको 2-4 रुपये जितना भी अपना मार्जिन ऐड करके दे सकते हैं। तो आप इस ऑर्डर के लिए मना कर दोगे। अब बच्चे मुझे एक बात बताइए, आपको मटेरियल की कॉस्ट लगी, बिल्कुल सही बात है। अब ये ऑर्डर आपने नहीं लिया, अब मैं कह रहा हूं कि आपने ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उसको वापस भेज दिया, ठीक है। अब आप एनालाइज कर रहे हो, आपकी मटेरियल कॉस्ट बची है, बिल्कुल सर बची है क्योंकि हमने जींस बनाई नहीं। क्या आपकी लेबर की कॉस्ट बची है, बिल्कुल बची है सर, आपने जींस बनाई नहीं। क्या आपके ये एक्सपेंसिस की कॉस्ट भी बची है, सर बची है क्योंकि हमने जींस बनाई नहीं। इसका मतलब आपके 180 रुपीज की कॉस्ट सेविंग हुई है, बिकॉज आपने जींस का प्रोडक्शन नहीं किया। लेकिन क्या इस फिक्स कॉस्ट की बच्चे आपकी सेविंग हुई है, नहीं। आपके पास स्पेयर कैपेसिटी थी, आपने उसमें 100 जींस बनाई, अब 100 बनाइए या कितने भी बनाइए, स्पेयर कैपेसिटी थी आपने, लेकिन स्पेयर कैपेसिटी के नाम पे भी 10 रुपीज ऐड कर दिया और आपने अपनी कॉस्ट को इन्फ्लेट कर दिया। तो क्या हुआ बच्चे कि आपकी कॉस्ट आई 190, आपके पास ऑर्डर था 188 में,
तो इसके कारण आप कह रहे हो कि ₹2 का लॉस हो रहा है, लेकिन इन एक्चुअल आपकी कॉस्ट तो ₹180 थी और आपके पास ₹188 का ऑफर था। इसका मतलब आपको ₹8 पर जींस का प्रॉफिट था ना, लेकिन आपने तो मना कर दिया। तो देखिए, अगर पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग की बात करें, अगर हम रेलिवेंट कॉस्ट की बात करें, अगर हम एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर की बात करें, तो बच्चे हमें फिक्स्ड और वेरिएबल का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे मुझे पता होता कि ये मेरी कॉस्ट फिक्स है, ये तो मुझे इनकर करनी ही करनी पड़ेगी, मैं इसको अवॉइड कर ही नहीं सकता, ये तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, तो बच्चे मैं इसको इंक्लूड नहीं करता। मैं कहता कि मेरी कॉस्ट ₹180 है, आप मुझे ₹188 ऑफर कर रहे हो, ठीक है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं आपको ये 100 जींस प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन बच्चे आपने ऐसा नहीं किया। तो बच्चे वेरिएबल और फिक्स्ड का डिफरेंस आपको पता होना बहुत जरूरी है फॉर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद बच्चे बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कैसे करेंगे, ओवरहेड रेट क्या होता है, कंसेप्ट रिलेटेड विद कैपेसिटी, ये सब चीजें इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से आइएगा नीचे। इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन में बच्चे यही बातें बताई गई आपको कि आपको कुछ इस तरह के एक्सपेंसेस भी इनकर करने पड़ते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल टू द फिनिश्ड गुड्स नहीं होते। आप उनको डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते सर। अगर आप डायरेक्ट एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मैंने कहा सर देखिए मुझे ये पेन बनाना है, अब पेन बनाना तो जो उसका रॉ मटेरियल है जो मुझे दिख रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल है, मैंने इस पेन को बनाया है तो मैं इसके लिए डायरेक्ट लेबर हूँ। लेकिन बच्चे जहाँ ये पेन बना था वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, वहाँ पर अकाउंटेंट्स भी हैं, वहाँ पर क्लरिकल स्टाफ भी है, वहाँ पर स्वीपर्स भी हैं, वहाँ पर पीएन्स भी हैं। तो क्या बच्चे उनकी कोई मेहनत इस पेन में लगी हुई है? वैसे तो नहीं लगी हुई सर, लेकिन हम कॉस्ट तो इनक्वायर कर रहे हैं ना। हमने अगर कोई फैक्ट्री सेटअप की है बच्चे, तो क्या हमारे पास ओनली लेबर होती है? क्या हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं होते? क्या हमारे पास मैनेजर्स नहीं होते? क्या हमारे पास कुछ इंजीनियर्स नहीं होते? होते हैं बच्चे। तो उनकी भी तो कॉस्ट होती है ना बच्चे, उनकी कॉस्ट कहाँ जाएगी? उनकी कॉस्ट को ही डिस्कस करने के लिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चे? हम ये ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं। ओवरहेड्स का मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। ओवर एक्सपेंसेस मतलब जो डायरेक्ट के अलावा भी हमें एक्सपेंस इनकर करने पड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं बच्चे हम ओवरहेड्स। तो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको यही बताया गया है। उसके बाद आती है सर क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। क्लासिफिकेशन अगर मैं बात करूं तो ओवरहेड्स हमारे कई तरह के हो सकते हैं। किस तरह के हो सकते हैं सर? हमारे प्रोडक्शन भी एक ओवरहेड हो सकते हैं। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स को मैं और नाम भी दे सकता हूं, ये रावण है बच्चे। प्रोडक्शन ओवरहेड को मैं फैक्ट्री ओवरहेड भी नाम दे सकता हूं, इसको मैं मैन्युफैक्चरिंग, इसको मैं प्रोडक्शन, कुछ भी बोल सकता हूं। तो बच्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोल सकते हैं और प्रोडक्शन ओवरहेड भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चे? वो ओवरहेड्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कह देंगे। कैसे? जैसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। बच्चे ओवरवेज में आप ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट कॉस्ट की ही बात करोगे, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट की तो हम बात कर चुके, हम डायरेक्ट लेबर की भी बात कर चुके और हम डायरेक्ट मटेरियल की भी बात कर चुके। तो अब हम इनडायरेक्ट की बात करेंगे। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी इन ए फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल टू द कंप्लीशन ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। तो इन सब को हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। कौन कौन से इंक्लूड होते हैं बच्चे? इनमें इंक्लूड होते हैं स्टॉक कीपिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग याद रखना है इसको। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री वर्क और मैन्युफैक्चरिंग। बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट किससे रिलेटेड? रिलेटेड टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री वर्क्स और मैन्युफैक्चरिंग। ये चीज आपको याद रखनी है। तो एग्जांपल्स बच्चे आपको याद रखने हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या, सिंपल सी बात है बच्चे, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है उसे आप क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहेंगे। उसके बाद बात आती है बच्चे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अभी मैंने बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहाँ आएंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहीं आएंगे बच्चे, उनकी कॉस्ट यहीं आएगी।
Office and administrative overheads are expenditures incurred on all activities related to the general management and administration of an organization. It includes formulating the policy, directing the organization, and controlling the operations of the undertaking, which is not directly to the production, selling, distribution, research or development activity or function. तो इसमें क्या आता है? सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग. बच्चे ऑफिस बिल्डिंग, अगर फैक्ट्री बिल्डिंग होती तो ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पे चला जाता. डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ चला जाता है बच्चे? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पे चला जाता है. पोस्टेज एंड स्टेशनरी, लीज, रेंटल्स इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज, इन केस ऑफ फाइनेंस लीज की लीज रेंटल एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल कॉस्ट, अकाउंट्स एंड ऑडिट एक्सपेंसेस. अकाउंट्स एंड ऑडिट एक्सपेंसेस बच्चे हमारा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो छोटी सी मजदूरी होती है वो हमारी यहाँ पर इंक्लूड होती है. ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितनी सैलरी चार्ज करता है? हमारा पार्ट नहीं है सर, ओवरहेड होता है बस. ठीक है, 50 लाख करता होगा मिनिमम. उसके बाद आती है बच्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब सेल से रिलेटेड. Selling overhead expenses related to sale of product and includes all indirect selling cost. मतलब इसमें क्या होता है बच्चे? देखिए सेल्स करते हो आप तो कमीशन देना पड़ता है. सेल्स एजेंट को कमीशन दोगे ना, तो बच्चे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है आपकी. तो सेल्समैन कमीशन हो गया, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो गया, प्रमोशनल एक्सपेंसेस हो गए, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए. कोई आपने सेल्स के लिए ऑफिस खोला हुआ है तो उसके एक्सपेंसेस हो गए, आपके सेल्स एक्सपेंसेस में आ जाएंगे. उसके बाद आते से डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस होगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस हुआ, वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज एक्सपेंसेस हुए, सेकेंडरी पैकिंग एक्सपेंसेस. बच्चे ध्यान रखना, प्राइमरी पैकिंग आपकी प्रोडक्शन में आया था, सेकेंडरी पैकिंग आपका सेल्स में आएगा. डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन मेकिंग प्रोडक्शन अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट. बच्चे एक आपने बाइक का नाम सुना होगा, रॉयल इनफील्ड. काफी हैवी बाइक होती है बच्चे, एक रॉयल एनफील्ड. इसके ऊपर बच्चे दो तरह की पैकिंग होती है. इसके ऊपर एक इनकम टैक्स का एक बार केस भी हुआ था, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो. अगर नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, आप इंटर लेवल पे हो सकता है अभी तक आपने ना पढ़ा हो. बच्चे क्या होता है रॉयल एनफील्ड का? क्या था केस? रॉयल एनफील्ड देखिए बनाता है अपनी बाइक को, ये शायद चेन्नई प्लांट में बनती है. तो चेन्नई प्लांट से जब वो रेस्ट ऑफ द इंडिया इसको बेचता है तो इसके ऊपर एक लेमिनेशन करवा देता है, प्लास्टिक लेमिनेशन, सो दैट कि रास्ते में इसके ऊपर स्क्रैचेस ना लगें. तो जो वो सेकेंडरी लेमिनेशन होती है ना बच्चे, वो आपका सेल्स ओवरहेड में कवर होगा, ना कि वो आपकी प्राइमरी कॉस्ट, मतलब आपके जो मैन्युफैक्चरिंग है उस ओवरहेड में वो नहीं आएगा. बिकॉज ये सेल्स से रिलेटेड है बच्चे. बाइक तो बन के रेडी हो चुकी है, अब उसको सेल्स करना है, सेल्स से रिलेटेड है, सेकेंडरी पैकिंग है वो प्राइमरी पैकिंग नहीं है. ठीक है, उसको पढ़ना, मैं वैसे ही रेफर कर रहा हूँ आपको इनकम टैक्स के लिए, काफी अच्छा केस था वो. उसके बाद आता है जी बाय नेचर. तो बाय नेचर मैंने अभी भी बताया कि ओवरहेड्स आपके फिक्स हो सकते हैं. फिक्स ओवरहेड का मतलब क्या बच्चे? वट एवर बी द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, योर एक्सपेंसेस विल रिमेन द सेम. आप चाहे 1 यूनिट बनाइए सर, चाहे आप 1000 बनाइए, चाहे आप 10,000 बनाइए, आपका प्रोडक्शन लेवल चाहे कुछ भी हो, आपका जो एक्सपेंस है वो सेम रहेगा. जैसे बच्चे, जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग. अब आप फैक्ट्री बिल्डिंग में, हमने जींस की फैक्ट्री लगाई थी बच्चे, अब चाहे मैं उसमें साल में 1 लाख जींस बनाऊं, 1 लाख जींस बन सकती है तो 1 लाख जींस बनाऊं, चाहे मैं उसके अंदर 10,000 जींस बनाऊं, मुझे फैक्ट्री का रेंट तो सेम देना पड़ेगा ना. आप कभी क्या लैंडलॉर्ड से बोल सकते हो सर इस बार तो प्रोडक्शन कम हुआ है, इस बार है ना हम फैक्ट्री का रेंट पूरा नहीं देंगे, कम देंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं बच्चे. बल्कि लैंडलॉर्ड इवन आपको अब अभी तो कोविड-19 का इशू चल रहा है तो भी लैंडलॉर्ड आपका रेंट कम नहीं करते. तो आप खाली कर सकते हो लेकिन लैंडलॉर्ड आपका रेंट कम कभी भी नहीं करेगा. तो ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है बच्चे. तो फिक्स्ड ओवरहेड आर दोज ओवरहेड्स व्हिच आर फिक्स्ड इन नेचर व्हाटएवर विद द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन. दीज आर द कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड फॉर ए पीरियड. ये पीरियड कॉस्ट होती है सर. एंड व्हिच विल सर्टेन आउटपुट एंड टर्नओवर लिमिट्स टेंड टू बी unaffected by fluctuation in the level of activity, output or turnover. They do not tend to increase or decrease with the change in output. तो सिंपल सी बात है सर, अगर चेंज नहीं होती इसीलिए तो फिक्स्ड है. तो सैलरी पेड टू परमानेंट एम्प्लॉइज. अब एक चीज बताइए सर, टीसीएस है, टीसीएस अपने एम्प्लॉइज को सैलरी की पेमेंट कर रही है और कुछ दिन वो उनसे काम भी नहीं करवा पाया रिसेंटली, तो क्या उनको सैलरी नहीं देंगे? सैलरी तो पूरी देंगे बच्चे. तो ये क्या है? फिक्स्ड एक्सपेंस है. तो परमानेंट एम्प्लॉइज, आप भी बच्चे, आप आर्टिकल हो, आप अपने ऑफिस में जाते हो, आपको स्टाइफंड मिलता है,
अब कुछ बच्चों को तो 10,000, 15,000, 20,000 तक का पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है, कुछ बच्चों को 5,000 तक का मिलते हैं। तो बच्चे मुझे एक बात बताइए, अब कोविड-19 के कारण आप काफ़ी दिन, लगभग 1-2 मंथ्स आप ऑफिस नहीं जा सके, क्या आपका जो प्रिंसिपल है क्या आपको स्टाइपेंड नहीं दे रहा? स्टाइपेंड दे रहा है ना वो। तो बच्चे आप परमानेंट हो, आप फिक्स नेचर के हो। मैं मतलब बच्चे उन छोटी सिटीज़ के प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर रहा जो कि अपने आर्टिकल्स का शोषण करते हैं, उनको परेशान करते हैं। नॉर्मली सभी आर्टिकल्स को टाइम पे उनका स्टाइपेंड मिलता है। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या बच्चे डेप्रिसिएशन कभी कम हो सकते हैं? अगर मान लो मैं किसी मशीन को यूज ना करूं तो क्या मेरा डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा? नहीं बच्चे, टाइम के साथ वियर टियर तो होगा, आप उसे यूज करो चाहे ना करो। हाँ, वो तो ये हो सकता है कि आप उसे रफली यूज करोगे तो वो जल्दी टूट जाएगी, लेकिन नॉर्मली मतलब ये जो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग वगैरह होता है, बिल्डिंग है यार, बिल्डिंग खड़ी है, आप उसको यूज नहीं कर रहे, तो क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा? डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ना, आपकी वो कॉस्ट तो आप इनकर करोगे ना। उसके बाद आते हैं सर इंश्योरेंस। अब मैं वही बात करूं, बिल्डिंग आपकी, सर बिल्डिंग का इंश्योरेंस तो करवाओगे ना, फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस तो आप करवाते हो। उसके बाद जो आपका स्टॉक है, आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है, आप उसका भी इंश्योरेंस करवाते हैं। सर अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे, क्या इनका प्रोडक्शन एक्टिविटीज कोई लेना देना है? नहीं। रॉ मटेरियल का आपने इंश्योरेंस करवाया है सर, फैक्ट्री बिल्डिंग का आपने इंश्योरेंस करवाया है, प्लांट मशीनरी का आपने इंश्योरेंस करवाया है। तो ये कॉस्ट फिक्स इन नेचर होती है, आप इनको मतलब डिनाई नहीं कर सकते, आपको ये पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं सर वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स मींस वेरिएबल ओवरहेड्स आर दोज कॉस्ट which are incurred according to the level of the production or activity. मतलब these costs tend to vary with the volume of activity. Any increase in the activity results in an increase in the variable cost and vice versa. Indirect material कैसे बच्चे भी, इनडायरेक्ट मटेरियल है वो पर यूनिट होता है ना बच्चे। अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनकर होगी, अगर आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी नहीं लगेगी आपको। पावर एंड फ्यूल, ल्यूब्रिकेंट्स, टूल एंड स्पेयर्स। अब बच्चे मशीन चलाओगे तभी तो उसकी लुब्रिकेशन करोगे, अगर मशीन नहीं चला रहे आप तो उसकी लुब्रिकेशन क्या करोगे? पावर एंड फ्यूल है। अब मशीन अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी आप रन ही नहीं कर रहे तो क्या वो बैठे बैठे पावर कंज्यूम करेगी? नहीं ना, खाली मशीन तो पावर कंज्यूम नहीं करेगी, आप उसे चलाएंगे तो वो पावर कंज्यूम करेगी। तो इसे क्या कहेंगे बच्चे? ये होते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। उसके बाद आते हैं सर सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स वो होते हैं जो कि, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ बच्चे। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपने कभी देखा होगा, अगर आपने पूरे महीने एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं की इलेक्ट्रिसिटी की तो भी आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिल तो आता ही आता है। मैं फैक्ट्री की बात करता हूँ, मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ सर। हमारे पास इन हरियाणा की बात है, हमारे पास 250 kVA का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, और इससे पहले 500 kVA का भी होता था। मैं आपको वो भी बात बता देता हूँ, पहले वाली बात बता देता हूँ। पहले हमारे पास बच्चे, हमारी कंपनी में 500 kVA का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था, ये लोड होता है, तो हमारे पास 500 kVA का कनेक्शन था बच्चे। हमारा फिक्स्ड जो एक्सपेंसेस हमें मिलता था वो मिलता था 65,000। अगर हमने एक यूनिट का भी कंजप्शन नहीं किया तो भी हमारा पर मंथ बिल 65,000 तो हमें पे करना ही करना होगा। ये होता है बच्चे फिक्स पार्ट। अब अगर हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो 6 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंग हमें एडिशनल पेमेंट करनी होती थी। सपोज हमने एक महीने में 10,000 यूनिट कंज्यूम की है तो 10,000 इंटू 6 60,000 और प्लस में 65, हमें 1,25,000 का बिल पे करना होता था। तो बच्चे ये क्या चीज़ है? ये होती है सेमी वेरिएबल। मतलब मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूं तो बच्चे इसमें फिक्स पार्ट भी है और इसमें वेरिएबल पार्ट भी है। हमें फिक्स्ड और वेरिएबल पार्ट की सेग्रीगेशन करनी होती है बच्चे। क्यों? क्योंकि फिक्स पार्ट तो हमें पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे मैं प्रोडक्शन करूं चाहे ना करूं। बच्चे डिसीजन मेकिंग के लिए फिक्स और वेरिएबल का सेग्रीगेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सीए फाइनल में जब आएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक उठाएंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर ही जो है आपका वो है रेलिवेंट कॉस्ट। और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना बच्चे, सारी की सारी बातें आपको उस रेलिवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर में देखने को मिलेगी। हो सकता है बच्चे वो चैप्टर आगे पीछे हो गया, वो जब मैंने सीए अपनी की थी उस टाइम वो फर्स्ट चैप्टर होता था रेलिवेंट कॉस्ट के नाम से। अब हो सकता है उसे सेकंड, थर्ड या कहीं और शिफ्ट कर दिया हो। तो बच्चे ये आपका फिक्स पार्ट है
और जो आपका ये है आपका वेरिएबल पार्ट। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, इसी तरह से आपका टेलीफोन का बिल होता है। तो ये बच्चे सेमी वेरिएबल इन नेचर होते हैं। बाद में बच्चे हमने अपनी कैपेसिटी कम करवा के इस लोड को 250 kVA करवा लिया था। तो उसके बाद हमारा जो फिक्स चार्जेस आते हैं 40,000 और प्लस में 6 रुपीज़ पर यूनिट की हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो हम अपनी कैपेसिटी नीचे ले आए थे। मैंने आपको एग्जाम्पल क्यों बताया है, मैंने कैपेसिटी डाउन करके बताया है कि आप फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कब अवॉइड कर सकते हो बच्चे, जब आप अपनी कैपेसिटी को डाउन कर दो। हमने क्या किया था बच्चे, हमने अपना एक पोर्शन, जो हमारी बिल्डिंग थी, हमारे मतलब जो हमारी कंपनी है उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स है, तो हमने एक बिल्डिंग को अलग से इलेक्ट्रीफाइड करवाया था सोलर पावर वगैरह से। सो हमें उसके लिए अब ज़रूरत नहीं थी। एक हमारा सेंट्रलाइज जो एसी यूनिट थी उसके लिए हमने अलग से अरेंजमेंट कर लिया था, तो हमें अब इतनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी नहीं, इसीलिए हमने इस लोड को कम करवाया। तो बच्चे फिक्स कॉस्ट आपकी तभी कम हो सकती है जब आप अपनी कैपेसिटी को नीचे ले आते हैं। अगर आप अपनी कैपेसिटी को सेम बनाए रखना चाहते हैं तो बच्चे फिक्स कॉस्ट आपको सेम बियर करनी पड़ेगी, चाहे आप प्रोडक्शन करें चाहे ना करें। वट एवर बी द लेवल ऑफ द एक्टिविटी, यू हैव टू बियर द फिक्स चार्जेस ऑफ द प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड ओवरहेड्स। बट अब मैं जब इसके अंदर फिक्स पार्ट में जो वेरिएबल ऐड कर देता हूं तो ये इसको क्या बोलेंगे बच्चे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे वाटर कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपकी, टेलीफोन और इंटरनेट एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद होता है सर बाय एलिमेंट्स। अब 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाय नेचर बताइए, बाय एलिमेंट्स बताइए, तो याद रख लेना। उसके बाद आती है सर आपकी नेक्स्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल, बाय एलिमेंट, सॉरी बाय एलिमेंट इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, अब डायरेक्ट मटेरियल मींस जो मैं फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकें उसे बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन जिस मटेरियल को हम फाइनल प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते सर, तो क्या वो डायरेक्ट मटेरियल है? नहीं सर, वो डायरेक्ट नहीं है, उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। तो अब ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हुआ? इनडायरेक्ट मटेरियल वो हुआ सर कि आप मशीन चला रहे हैं, अपनी मशीन में प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन साथ में बच्चे आपको लुब्रिकेंट्स भी डालने पड़ रहे हैं, तो वो लुब्रिकेंट्स इनडायरेक्ट मटेरियल है सर। समझ में आती है बात? वो लुब्रिकेंट्स क्या है बच्चे, वो लुब्रिकेंट्स आपके इनडायरेक्ट मटेरियल। तो एक बार पढ़ लीजिए, इनडायरेक्ट मटेरियल विच डू नॉट नॉर्मली फॉर्म पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट आर नोन एज इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि स्टोर्स यूज्ड फॉर मेंटेनिंग मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, जैसे लुब्रिकेंट्स है, कॉटन है, वेस्ट ब्रिक्स हैं। स्टोर्स यूज्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट लाइक पावर हाउस, बॉयलर हाउस, कैंटीन। अब ये पावर हाउस का क्या कंसेप्ट है बच्चे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, अब आपने अगर किसी प्लाईवुड कंपनी में आप गए हैं तो बच्चे जो प्लाईवुड कंपनी की जो मशीन होती है ना, वो हाइड्रोलिक बेस्ड होती है, हाइड्रोलिक प्रेस बोलते हैं उसे। अगर आपने कभी प्रोडक्शन होते हुए देखा हो, ये प्लाईवुड जो होते हैं, प्लाईवुड आपने देखे होंगे ना, आजकल घरों में मैसिवली यूज होते हैं। तो प्लाईवुड कैसे बनता है बच्चे, वो एक हीटिंग प्रेस के अंदर बनता है, मतलब बहुत सारी ऐसे ऐसे लेयर्स होती हैं, उनके बीच में उनको रखा जाता है और हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से उनको इस तरह से प्रेस किया जाता है। तो वो हाइड्रोलिक जो प्रेस होती है वो बॉयलर से चलती है। मैंने तो एक एग्जांपल दिया बच्चे, आपकी बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरी है जो कि बॉयलर बेस्ड होती है, मतलब जो आपकी हाइड्रोलिक प्रेशर के आपके उसके कंसेप्ट पे काम करती है। तो ये बॉयलर क्या होता है बच्चे, बॉयलर एक बहुत बड़ा टैंक होता है, उसके नीचे आप फायर जलाते हो, आग जलाते हो, उससे क्या होता है, भाप बनती है, और भाप से जो प्रेशर बनता है उससे आपकी मशीन चलती है। तो जो बॉयलर हाउस है बच्चे, उसके जो एक्सपेंस है वो भी आपके इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आते हैं, क्योंकि अगर आपकी मशीनरी नहीं चल रही तो बॉयलर हाउस का क्या करोगे, ठीक है। तो सैलरी पेड टू, अच्छा आगे नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आ जाती है बच्चे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज की। अब इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज कौन से हो गए, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज वही बच्चे पानी पिलाने वाले भैया, हमारे सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट विच कैन नॉट बी एलोकेटेड बट कैन बी अ पोर्शन टू और एब्जॉर्ब्ड बाय कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर इज नोन एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज। बच्चे एक चीज बताइए, एलोकेटेड और अपोर्शन का मतलब क्या हुआ? देखो दो वर्ड हैं, अगर आप कंफ्यूज होगे तो बच्चे दिक्कत आएगी आपको, किसी भी चीज को रटना नहीं है। एलोकेशन क्या हुआ और अपोर्शनमेंट क्या हुआ? देखो एलोकेशन क्या हुआ, मैंने एक जींस स्टिच की बच्चे, मुझे 100 रुपीज मिले, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है। मतलब
अगर हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्स कॉस्ट को किसी प्रोडक्ट से तो उसे बोलते हैं एलोकेशन, एलोकेट किया बच्चे। अपोर्शन क्या होता है, अब इसमें क्या बोला, एम्प्लॉइज कोस्ट विच कैन नॉट बी एलोकेटेड। अब ये एलोकेट तो नहीं हो रही, अब आपको पानी पिलाने वाले भैया की जो कोस्ट है आप किसी प्रोडक्ट पे तो एलोकेट नहीं कर सकते। क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पानी पिलाने वाले भैया ने, जो हमारे स्वीपर भैया है, जो हमारे गार्ड भैया है, उन्होंने किस प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प की है? बच्चे उन्होंने तो सारे ही प्रोडक्ट बनाने में हेल्प की है। तो फिर अब हम कोस्ट की अपॉर्शनमेंट कैसे करेंगे? अब तो दिक्कत आएगी। तो बच्चे कोस्ट को फिर हम एलोकेट नहीं कर सकते, फिर हम क्या करेंगे, अपोर्शन करेंगे, मतलब बंटवारा करेंगे। तो मतलब हम कहते हैं जी एक फैक्ट्री में एक महीने में 10,000 जींस बनती है, ठीक है, और जो हमारे गार्ड वाले भैया है उनकी सैलरी है 20,000 रुपीज। तो एक काम करो, बंटवारा कर दो, 2 रुपीज पर जींस के हिसाब से चार्ज कर दो कोस्ट को। तो ये बच्चे अपोर्शनमेंट है, ये कोई एलोकेशन नहीं, ये होती है अपोर्शनमेंट, ठीक है। तो सैलरी पेड टू फोरमैन एंड सुपरवाइजर, सैलरी पेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब ये सुपरवाइजर क्या होता है बच्चे? देखो फैक्ट्री में मशीनें चल रही होती है, तो कुछ तो लेबरर होते हैं जो मशीन पर काम कर रहे होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड बंदे ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर रहे होते, वो घूम के चेक कर रहे होते हैं कि सारा काम ठीक ढंग से हो रहा है, तो उन्हें बोलते हैं बच्चे सुपरवाइजर। तो क्या सुपरवाइजर की जो सैलरी है क्या आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं सर। सुपरवाइजर वैसे तो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा, लेकिन वो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। अगर सुपरवाइजर नहीं होगा तो बच्चे मजदूरों को, जो लेबरर को प्रॉब्लम्स आएगी, उनका सोल्यूशन कौन करेगा? अगर सोल्यूशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा बच्चे, ठीक है। तो सुपरवाइजर की सैलरी भी हम क्या करेंगे बच्चे, हम अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल बेसिस, कोई भी हो सकता है, उसकी बात बाद में करेंगे। उसके बाद आता है सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि टैक्सेस हैं हमारे, इंश्योरेंस हैं, डेप्रिसिएशन है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है। तो ये क्या बच्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने एक साल में 100 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करवाई है बच्चे, ठीक है। तो क्या आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि उन 100 करोड़ की एडवर्टीजमेंट से किस प्रोडक्ट की सेल हुई है? नहीं बता सकते। अगर नहीं बता सकते तो बच्चे इनडायरेक्ट है। अगर आपका आंसर इन चीजों के लिए ना होता है तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली कन्वीनियंटली एंड होली एलोकेटेड टू द कॉस्ट सेंटर, जैसे रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो ये क्या होते हैं बच्चे, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद आता है सर कंट्रोल। बाय कंट्रोल के हिसाब से आप किस तरह से कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल आप किस तरह से कॉस्ट को बता सकते हैं कि कौन कौन सी कॉस्ट हैं। तो बच्चे एक होती है कंट्रोलेबल कॉस्ट और एक होती है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब क्या है बच्चे? कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब बच्चे वो कॉस्ट जिसके ऊपर आप कंट्रोल अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कंट्रोल अप्लाई करेंगे तो वो कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो सकती है। जैसे मटेरियल कॉस्ट। बच्चे अगर हम प्रॉपर कंट्रोल रखें तो वेस्टेज कम होगी तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अगर लेबर कॉस्ट है बच्चे, अब लेबर पर अगर हम प्रॉपर सुपरविजन रखते हैं, उनको प्रॉपरली डायरेक्ट करते हैं, उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग देते हैं, तो बच्चे वो कम टाइम लेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो लेबर कॉस्ट भी हमारी डिक्रीज होगी। तो बच्चे मटेरियल है, वेज है, पावर, फ्यूल है। अगर हम मशीन खाली नहीं चलाते हैं बच्चे, प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर टाइम पर काम करते हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो बच्चे हमारा पावर कंजप्शन भी कम होगा क्योंकि मशीन फुल टाइम चल रही है। तो मटेरियल कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट, पावर एंड फ्यूल, ये वो कॉस्ट होती हैं जिन पर हम कंट्रोल सप्लाई करके इनको कम कर सकते हैं। इनको बोलते हैं इसलिए कंट्रोलेबल। अब अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या है बच्चे? टैक्सेस है बच्चे। टैक्स को कंट्रोल कर सकते हो आप चाहे कितना ही कंट्रोल कर लो सर, टैक्सेस को के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। डेप्रिसिएशन है सर, क्या कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते सर। डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा ना। बिल्डिंग खड़ी है, आप कुछ भी कर लो, डेप्रिसिएशन तो चार्ज करोगे ना। तो टैक्सेस हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स हैं, डेप्रिसिएशन है। अब आप कितना ही अच्छा प्रोडक्शन करवा दो यार, क्या इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स आप अवॉइड कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। तो ये कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल दो हम आप इन चीजों में डिवाइड करते हैं कॉस्ट को। उसके बाद आता है सर एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड इनटू फिक्स एंड वेरिएबल। मैंने विद एग्जांपल आपको बता दिया कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल में डिफ्रेंशिएट करने का क्या फायदा है। फिर भी एक बार बुक ने क्या लिखा है हम उसको भी देख लेते हैं। कहता है सर कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस हम फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड करके
एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? देखो बच्चे, फिक्स कॉस्ट तो हमारी कंट्रोल होगी नहीं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रोल हो सकती है ना। अगर हमें यही नहीं पता कि कौन सी कॉस्ट फिक्स है, कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, तो क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि कोई कॉस्ट फिक्स है, तो बच्चे हम उस पर ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो कंट्रोल होने वाली है ही नहीं। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो हमें बच्चे पता होना चाहिए कि कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी स्टेप वेरिएबल है, कौन सी फिक्स कॉस्ट है, सो दैट कि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, मिनिमाइज कर सके। तो इसमें यही बातें लिखी हुई है बच्चे, पढ़ लेना इसको। उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स। इसका एग्जांपल देखिए बच्चे, इसके एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं? इन अक्टूबर 2008 द आउटपुट ऑफ ए फैक्ट्री वाज 10,000 यूनिट्स एंड द एक्सपेंसेस वर फिक्स थे इतने, वेरिएबल थे इतने, सेमी वेरिएबल थे इतना। तो बच्चे फिक्स है, क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। वेरिएबल को कर सकते हैं, हाँ। कितने? पूरे के पूरे 4 लाख को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जीरो नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि कंट्रोलेबल पार्ट क्या है? कंट्रोलेबल पार्ट है सर 4 लाख रुपीज। अब सेमी वेरिएबल है, इसमें ये कहते हैं कि 40% फिक्स्ड है। इसका मतलब वेरिएबल कितना हुआ? 60%। इसका मतलब 3,60,000 यहाँ पर क्या है? ये है वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट कितनी है बच्चे? ये 5 लाख, यहाँ पर कुछ भी नहीं, और यहाँ पे 2,40,000। अब मुझे ये बात बताइए, आप कंट्रोल्स कहाँ अप्लाई करोगे? आप कंट्रोल कहाँ अप्लाई करोगे सर? क्या आप इस फिक्स कॉस्ट पे कंट्रोल अप्लाई करोगे? बच्चे करते रहो, कुछ फायदा तो है नहीं। आप कंट्रोल अप्लाई करोगे बच्चे वेरिएबल कॉस्ट पर, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर ही हम कंट्रोल करके अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। आगे क्या कहता है सर? इन नवंबर 2008 द आउटपुट वर लाइकली टू 1200 यूनिट्स। अब हम बात कर रहे हैं सर बजट बनाने की। अब क्योंकि अक्टूबर में हमने 1000 यूनिट्स बनाई थी और हमारी ये कॉस्ट आई है। अब कहते हैं सर अक्टूबर में हम 1200 यूनिट्स बनाने वाले हैं, तो हमारी कॉस्ट क्या थी बच्चे? 15 लाख। क्या मैं ये कर दूं? 15 लाख हमने कॉस्ट इनकर की है 1000 यूनिट्स के लिए, तो 1200 यूनिट्स के लिए कितनी कॉस्ट इनकर करेंगे? क्या मैं ये कर दूं? नहीं सर, गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि बच्चे फिक्स कॉस्ट आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ बढ़ने वाली नहीं है। फिक्स कॉस्ट तो आपकी धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ेगी ना, धीरे धीरे। तो फिक्स कॉस्ट आपकी कैसे बढ़ेगी बच्चे? फिक्स कॉस्ट का आपके प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट आपकी लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगी, लेकिन बच्चे फिक्स कॉस्ट आपकी लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ कभी भी चेंज नहीं होती। तो इसमें देखिए सर, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट है सर हमारी 7,60,000, डिवाइड बाय ये कितने के लिए थी? 1000 यूनिट्स के लिए, तो 1200 के लिए कितनी होगी? और प्लस में आप ऐड करेंगे 7,40,000, दैट इज फिक्स पार्ट। ये आपकी कॉस्ट होगी, ये आपका बजट होगा फॉर 1200 यूनिट्स के लिए। तो हम बजटिंग के लिए भी हमें फिक्स और वेरिएबल का डिफरेंस पता होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम टोटल कॉस्ट को अगर बेस लेते हैं, तो हम टोटल कॉस्ट को बेस मान के करेंगे, तो बच्चे हमारे जो डिसीजंस हैं वो गलत होंगे। उसके बाद है सर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मैंने एग्जांपल बताया था आपको। डिसीजन मेकिंग का वही है सर कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही थी बच्चे? 188। हमें ऑफर मिला था 188 का, और हमने क्या बताया था कि हमारी कॉस्ट 190। वो वाला फॉर्मूला, वो वाला आपका एग्जांपल यहाँ पर फिट होगा, आप उसे रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है सर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब बच्चे बात आती है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमें पर यूनिट, फर्स्ट पहली बात तो हमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट क्यों चाहिए? बच्चे अगर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपको पर यूनिट नहीं पता, तो आप कॉस्ट कैसे डिसाइड करोगे अपने प्रोडक्ट की? अगर मैं रेगुलर प्रोडक्शन की बात करूं, रेगुलर प्राइस की बात करूं, तो रेगुलर प्राइस जब आप डिसाइड करते हैं, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड सबको इंक्लूड करके चलना होता है। वेरिएबल भी आप पार्ट लेंगे, फिक्स्ड पार्ट भी आप कंसीडर करेंगे। देखिए बच्चे, दो चीज है डिसीजन मेकिंग के लिए, दो चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप +2 के बच्चे हैं, मतलब आप अभी भी +2 क्लियर करके आए हैं, तो बच्चे आपको इन कंसेप्ट की अभी नॉलेज नहीं होगी एज आई थिंक। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो हो सकता है आपने इन चीजों के बारे में हल्का फुल्का पढ़ा हो। देखिए सीए, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं बच्चे।
अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम एक बहुत अच्छा डिसीजन कंपनी को दें डिसाइड करके। तो एक चीज बताइए, अगर हम प्राइस डिसाइड करेंगे, आप थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा एनालाइज करिएगा सिचुएशन को। बच्चे मेरी कंपनी है, मुझे एक कंपनी ने हायर किया या आपको हायर किया, चलो मैं तो बच्चे अब पुराना हो गया, आप ज्यादा यंग हो मुझसे, ठीक है, 7-8 साल मुझसे यंग होंगे आप, तो एक यंग माइंड आपका, आपको हायर किया कंपनी ने, आपको कहा सर कि आप आइए चार्टर्ड अकाउंटेंट सर, आप आइए और हमारे प्रोडक्ट का प्राइस बताइए कि हम क्या डिसाइड करें। अब आप जाते हो, आप कहते हो हाँ जी ठीक है बताइए आपका मटेरियल कॉस्ट कितना है। हमने कहा सर हमारा पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट हो जाता है 150 रुपीज, ठीक है। आपने कहा एक ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी लेबर पेमेंट करते हो, तो उन्होंने कहा सर सीए साहब हम लेबर पेमेंट करते हैं 100 रुपीज़ की। कहता अच्छा, कहता और कितना खर्चा होता है आपका, कोई इलेक्ट्रिसिटी का इनका खर्चा कितना हो जाता है पर यूनिट के अकॉर्डिंग, कितना प्रोडक्शन करते हो। तो वो कहता है सर पर यूनिट का तो मैं नहीं पता, अब क्योंकि आपको प्रोडक्ट कॉस्ट बतानी है ना, तो आप वो कहते हो चलो बताओ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना है। कहता है सर हमारा सालाना 10 लाख रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो जाता है। कहता है अच्छा, कहता है और बताओ फ्यूल वगैरह और इस तरह के खर्चे कितने होते हैं जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हो। उन्होंने कहा सर 5 लाख रुपीज़ हमारा और ये भी खर्चा हो जाता है। तो कहता है ठीक है, इसका मतलब कहता है जी आपका 15 लाख रुपीज़ का खर्चा होता है। तो उन्होंने कहा हाँ सर 15 लाख रुपीज़ का हमारा टोटल खर्चा होता है। तो फिर ये पूछता है कि आपने कितनी यूनिट बना लेते हो एक साल में। उन्होंने कहा सर हम 1 लाख यूनिट्स बना लेते हैं, ठीक है, ये है हमारी यूनिट्स, हम 1 लाख यूनिट बना लेते हैं सर, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा था और ये हमारी अदर वेरिएबल कॉस्ट थी। तो कहते हैं ठीक है 15 रुपीज़ आपका, इसका मतलब पर यूनिट का खर्चा ये हो गया। तो आप क्या कहेंगे सर हम कुछ एक्सपेंसेस भी इनकर करते हैं 15 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब आपका खर्चा हुआ 265 रुपीज़, ठीक है। तो कहते हैं ठीक है सर, इसका मतलब आपका एक प्रोडक्ट पे 265 रुपीज़ का खर्चा होता है। कहता है हाँ सर आप कह रहे हो तो ठीक ही है। तो कहता है आपको कितना मार्जिन चाहिए। कहता है जी आप देख लो। कहता है 10% ऐड कर दूं। कहता है हाँ कर लो। तो उन्होंने कहा जी मार्जिन ऐड कर दिया, मार्जिन ऐड कर दिया, सपोज इन्होंने कितना 15 रुपीज़ कर दिया और बोले कि 270 रुपीज़ में आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि सीए ने बनाया था, ठीक है, अब सीए ने जब प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करके बताया, फैक्ट्री वाले ने सोचा सही बताया होगा। अब 270 रुपीज़ में उसने प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दिया। बच्चे आप देखिएगा सिचुएशन क्या है, हमने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना था। अब प्राइस डिसाइड करने के लिए हमने क्या कंसीडर किया, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को, और हम 270 में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब साल का एंड आता है, साल का एंड आएगा, साल के एंड में हमने देखा, हमने सर 1 लाख यूनिट्स साल में बनाई है, ठीक है, हम मानते हैं कि 1 लाख यूनिट्स बनाई होगी। तो हमने कहा जी मटेरियल कॉस्ट, पहले तो सेल्स लिख लेते हैं, सेल्स कितनी हुई सर मेरी। मैंने कहा सर 270 के रेट से, 270 था ना हमारा रेट, हाँ जी 270 के रेट से हमने 1 लाख यूनिट सेल किए, तो कितना आ जाएगा 270, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 करोड़ 70 लाख की बच्चे हमारी सेल हुई है। मैंने कहा सर मटेरियल था सर 150 इंटू 1 लाख, तो मटेरियल कितने का लगा होगा बच्चे 1.5 करोड़ का। उसके बाद लेबर कितनी लगी होगी बच्चे, लेबर लगी है सर हमारी 100 इंटू 1 लाख, तो ये कितनी हो गई है, ये 1 करोड़ की हो गई। उसके बाद क्या मैंने सर एक्सपेंसेस हुए थे सर हमारे 15 रुपीज़, मतलब 15 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये टोटल एक बार मेरी कॉस्ट कितनी आई 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 65 लाख, और मेरा प्रॉफिट नहीं सर, ये 5 लाख रुपीज़ क्या आ गया, डिफरेंस आ गया इसका। अब मैंने कहा सर फिक्स कॉस्ट क्या था, फिक्स कॉस्ट थी सर डेप्रीशिएशन। ओ माय गॉड, ये तो हमने बात की नहीं थी, इसकी तो ना हमने बात की नहीं थी सर, इंश्योरेंस की हमने बात नहीं की सर, और किसकी बात नहीं की हमने, अदर्स की बात कर लो, ठीक है, अदर फिक्स कॉस्ट, अब क्या नाम लेना है, अदर फिक्स कॉस्ट थी, और ये हमारी सपोज क्यूमुलेटिवली थी 25 लाख रुपीज। बच्चे क्या हुआ, अब हो गया है लॉस। अब फैक्ट्री का मालिक क्या करेगा, फैक्ट्री का मालिक बच्चे सबसे पहले उस सीए को ढूंढेगा
कहते हैं पकड़ के लाओ उस हरामखोर को जिसने मुझे ये प्रोडक्ट का नुस्खा बताया था, मुझे मेथड बताया था, ये मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करके गया था जो। तो बच्चे उस सीए ने गलती कहाँ की? जब बच्चे आप रेगुलर प्राइस डिसाइड करते हो ना, देखो अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको लग रहा होगा यार बोरिंग है, हमें पता है ये चीज़ों का, नहीं आपको पता है, लेकिन आप इसको रिकॉल कीजिए, आगे आपको ये चीज़ें तो करनी है सारी, आपको लाइफ टाइम यही तो काम करना है। तो बच्चे जब आप प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं इन रूटीन, मैं क्या कह रहा हूँ, इन रूटीन, तो बच्चे आप फिक्स कॉस्ट को भी इंक्लूड करके चलोगे। लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आता है, रूटीन की बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिक ऑर्डर आ रहा है, तो बच्चे उसके लिए आप फिक्स कॉस्ट को एक बार साइड में रख सकते हो, उसे एक बार आप इग्नोर कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर। बच्चे स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए हम फिक्स कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन रूटीन प्राइस डिसीजन के लिए हम फिक्स कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। अब हम बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग फॉर कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब इसमें क्या इशू है सर? देखिए, आप साल के शुरू में प्रोडक्शन करते हो, मतलब आप, मैं कहता हूं सर आज 1 अप्रैल है, आपने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया, आपका मटेरियल ये हुआ, लेबर ये हुए, अदर कॉस्ट ये हुई, आपको पता है कि मेरी कॉस्ट 265 है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या आप साल के एंड तक वेट करोगे कि साल खत्म होगा, ऑडिट होगी, कॉस्ट ऑडिट होगी, कॉस्ट अकाउंटेंट बताएगा कि हमारी पर यूनिट इनडायरेक्ट कॉस्ट इतनी होती है, फिर हम वो वेरिएबल कॉस्ट में ऐड करेंगे और उसके बाद हम अपना प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेंगे और फिर सेल करेंगे? क्या बच्चे इतना टाइम आप वेट करोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे करें यार, दिक्कत तो आएगी ना। अब आपको फिक्स पार्ट ऐड भी करना है कॉस्ट में, फिक्स पार्ट अगर आपने ज्यादा ऐड कर दिया तो दिक्कत ये, प्रोडक्ट ओवर वैल्यूड हो जाएगा, मार्केट में कंपिटेटिव नहीं रहेगा। अगर आपने फिक्स कॉस्ट का कम पार्ट अपनी कॉस्ट में ऐड कर लिया तो दिक्कत ये आएगी बच्चे कि आपने पूरी कॉस्ट कवर नहीं की। हो सकता है कि आप सपोज आप कहते हो कि सर हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 100 और फिक्स कॉस्ट है 15 रुपीज, तो हमारी कॉस्ट होगी 115, हम सेल करेंगे 120 में। बाद में पता चलता है सर आपकी जो ये वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट थी ये 25 रुपीज थी, तो आपको तो 5 रुपीज पर यूनिट का लॉस हो गया ना बच्चे, समझते हो? तो इसीलिए हमें जो वेरिएबल का तो कोई इशू नहीं है, वेरिएबल का तो पता चल जाएगा, लेकिन जो फिक्स ओवरहेड है उनका पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो अब सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन भी तो नहीं बताइए ना, अब क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रॉब्लम आई तो सॉल्यूशन भी तो आप ही बताओगे ना। तो बच्चे सॉल्यूशन इसका ये है, आप एस्टिमेट कर लीजिए कि आपकी ऑन एनुअल बेसिस आपकी कितनी कॉस्ट होने वाली है, आप कितना एक्सपेंस इनकर करने वाले हो ड्यूरिंग द ईयर। तो एस्टिमेट कर लो। कहते अच्छा एस्टिमेट करना पड़ेगा, हाँ जी एस्टिमेट कर लो ना। तो हमने कहा सर कि हमारा डेप्रीशिएशन की कॉस्ट हो जाती है 5 लाख। मैंने कहा ओके। मैंने कहा सर मेरी इंश्योरेंस की कॉस्ट हो जाती है सपोज 10 लाख, बड़ी फैक्ट्री है, खर्चा हो जाता है। फिर मैंने कहा सर मेरी बोरोइंग कॉस्ट हो जाती है मान लो 5 लाख। तो टोटल मेरा जो एनुअल कॉस्ट है सर मेरी हो जाती है 20 लाख, और मैं यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ 1 लाख ऑन एन एवरेज। तो इसका मतलब 20 रुपीज पर यूनिट आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इन द नेम ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड के नाम से, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से या फिक्स्ड ओवरहेड के नाम से आप ऐड करोगे सर। किसके लिए? आप ओवरहेड के नाम से प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करोगे। तो बच्चे ये एक टेक्निक है। अब कोई जरूरी थोड़ा है कि आपके 20 लाख ही कॉस्ट हो सकता है 20 लाख से प्लस चला जाए, हो सकता है 20 लाख से कम हो जाए, लेकिन ये एक एस्टिमेट है बच्चे। बाद में जब एक्चुअल का हमें पता चलेगा तब हम थोड़ा बहुत अप डाउन करके उसे कॉस्टिंग पीएनएल में उस अमाउंट को चार्ज कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल ही चार्ज ना करना या फिर एक अनरियलिस्टिक अमाउंट चार्ज करना फॉर आवर प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में अनकम्पिटिटिव बना सकता है। तो इसीलिए जो ये मैन्युफैक्चरिंग हमारी ओवरहेड्स होते हैं इनका प्रॉपर एस्टिमेशन, इनका प्रॉपर एलोकेशन, इनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है बच्चे। अब मैं एक बार इस पैराग्राफ को रीड आउट करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपके क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको पैराग्राफ को रीड आउट करूंगा। अभी तक मैंने आपको कोई ज्यादा खुद रीड आउट करके सुनाया नहीं है। तो ये कहते हैं जी, वन मेथड ऑफ वर्किंग आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ओवर द वेरियस प्रोडक्ट कुड बी टू एसर्टेन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू ओवर द प्रोडक्ट। क्या हुआ भाई?
distribute them over the product. This, however, creates a problem since the actual amount of overhead can only known after the financial account are closed. हम इतने टाइम वेट नहीं कर सकते फाइनेंशियल अकाउंट्स क्लोज होंगे. If we wait for that long, the cost sheets lose their main advantage and utility to the management. All the decision of which cost sheet are prepared and immediate decision cannot be postponed till the actual overheads are known. ठीक है. उसके बाद ये कहता है कि therefore some method has to be found. क्या कौन कौन से? फर्स्ट मेथड है सर predetermined rate for absorbing overheads. These rates are worked out before the accounting period begins by estimating the amount of overheads and the level of activity in the ensuing period. Thus, as soon as the prime cost of a product or a job is available, the various overheads are charged by these rates. Of course, this implies that the overheads are charged on a estimated basis. Estimate basis पे बच्चे हम चार्ज करते हैं. Later, when the actual overheads are known, the difference between the overhead charged to the production and actual overheads is worked out and adjusted. Adjusted कैसे करते हैं बच्चे? Costing P&L में. ठीक है. उसके बाद आता है जी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की अब ये डिटेल से बता रहा है कि जनरली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स फॉर्म में सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द टोटल ओवरहेड्स. क्योंकि सिंपल सी बात है बच्चे, हम मैन्युफैक्चरिंग ही तो कर रहे हैं, तो ओवरहेड्स भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमारे ज़्यादा होने वाले हैं. इट इज़ द इम्पोर्टेंट दैट सच ओवरहेड शुड बी प्रॉपरली एब्जॉर्ब्ड ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. द फॉलोइंग प्रोसीजर में बी adopted in this regard. The step given below shows how the factory overhead rates are estimated and overhead absorbed on basic. Last one shows how the actual and compared with absorbed amount. अब ये क्या कहता है सर? ये कहता है सर सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट शुड केयरफुली नोट द डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरियस टर्म्स यूज्ड. अब ये टर्म्स की बात कर रहे हैं कि जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं उनका क्लियरली अच्छे से मीनिंग समझ लेना. आपके एग्जाम में कुछ उटपटांग सी टर्म्स आएगी, आप कुछ उसका और मीनिंग लेके अपना क्वेश्चन सोल्व कर दो. आपको पहले ही वार्न कर रहा है कि स्टूडेंट शुड केयरफुली, तो केयरफुली देखना बच्चे. एस्टिमेशन एंड कलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. बच्चे ये ना थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा बोरिंग तो होता है, देखो मैं मानता हूँ, लेकिन आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं ना वो इस थ्योरेटिकल पार्ट पे ही बेस करते हैं. अगर मैं इसको कह दूं कि बच्चे आप खुद कर लेना, या फिर मैं ऊपर चापर का आपको बता दूं, तो आपको कल को क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली है. फिर आप कहेंगे कि मैंने स्टडी मटेरियल कवर नहीं किया. एस्टिमेशन एंड कलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. तो सबसे पहले कहते हैं द फर्स्ट स्टेज इज एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ ओवरहेड. तो सबसे पहले तो सर आप एस्टिमेट लगाइए ना कि आपके एक्सपेंस होने कितने वाले हैं. कीपिंग व्यू द पास्ट फिगर्स एंड एडजस्टेड देम विद द नॉन फ्यूचर चेंज. द सोर्स अवेलेबल फॉर द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंक्लूड इनवॉइस, स्टोर रिक्विजिशन, वेज एनालिसिस बुक, जर्नल एंट्रीज. मतलब आप लास्ट ईयर की बुक्स उठाइए, जैसे ऑडिट में करते हो यार. ऑडिट में क्या करते हो, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट उठाते हो और करंट ईयर की बैलेंस शीट उसके साथ रख देते हो. उसके बाद क्या करते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करते हो ना कि लास्ट ईयर सेल्स थी हमारी 2 करोड़, इस साल कितनी है 2 करोड़ 6 लाख. हाँ सही है, चल रहा है. लास्ट ईयर सेल्स थी 2 करोड़ और हमारी परचेज थी 1 करोड़ 40 लाख, और इस साल कितनी है, लास्ट ईयर इस साल हमारी परचेज कितनी आ रही है 1 करोड़ की. अरे इतना सारा प्रॉफिट कैसे बढ़ गया, कुछ घपलेबाजी है. लाओ परचेज के इनवॉइसेस दिखाओ, अपने परचेज बुक दिखाओ, स्टोर लेजर लेके आओ. ये करते हो. ऑडिट में भी तो ये करते हो. वही कॉस्ट में करना है यार. कॉस्ट में क्या करना है आपको सबसे पहले लास्ट ईयर के अकाउंट्स उठा लेने हैं. उसमें आप चेक करो कि आपने लास्ट ईयर किस तरह के एक्सपेंस किए थे, और ये चेक करो कि करंट ईयर में उन एक्सपेंसेस का क्या सीन है. मतलब करंट ईयर में वो एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो गए हैं. एक जर्नल एस्केलेशन होती है, जैसे रेंट है, नॉर्मली हमारा रेंट 10% हर साल बढ़ जाता है, तो एक जनरल एस्केलेशन होती है. कोई भी एक्सपेंस हो यार, आप उसकी एनालिसिस करो कि लास्ट ईयर हमने इनकर किया था, क्या इस साल इनकर होगा, अगर होगा तो कितना होगा. लास्ट ईयर हमारी सेल्स इतनी थी, इस साल कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या ये ओवरहेड बढ़ने वाला है. अगर बढ़ने वाला तो चेक करो. तो इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं उसकी. तो ये क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट करेंगे. और डाटा कहाँ से आ सकता है, डाटा इन्होंने बता दिया सर. इन सोर्सेज से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो कि आपका वेज पेमेंट रजिस्टर है, जर्नल एंट्रीज हैं, आपका इनवॉइसेज है, स्टोर रिक्विजिशंस हैं, तो इनसे आपको पता चल सकता है. उसके बाद आता है सर असाइनमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर असाइनमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज द ट्रेसेबिलिटी ऑफ द ओवरहेड इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर. कैसे? असाइनमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज डन ऑन द बेसिक ऑफ ईदर ऑफ द फॉलोइंग 2 प्रिंसिपल. कहते हैं जी कॉज एंड इफेक्ट. कॉज इज द प्रोसेस और ऑपरेशन और एक्टिविटी, एंड इफेक्ट इज द इंक्रेंस ऑफ कॉस्ट.
एक और है, ये पढ़ लीजिए, बेनिफिट रिसीट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर टू बी अपोर्शन टू द वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स इन प्रपोर्शन ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड बाय देम। मैंने एक बॉयलर वाली बात बताई थी सर, तो बॉयलर के जो एक्सपेंसेस है, सपोज हमारे पास फैक्ट्री में 5 मशीनें हैं। अब 5 मशीनों ने बॉयलर को यूज किया, कितनी मशीन ने बच्चे? 5 मशीनों ने यूज किया, 1 2 3 4 5। मशीन 1 ने यूज किया 100 आवर्स, 2 ने किया 300, 3 ने किया 500, 4 ने किया 500 और 5th ने किया 1000 आवर्स। तो बच्चे एक बात बताओ, क्या मैं इक्वली बांट दूं बॉयलर के एक्सपेंसेस, इक्वली अपोर्शन कर दूं? गलत होएगा यार, टोटली गलत होएगा। तो रेशियो क्या होगी? रेशियो यही तो होएगी ना हमारी, जितने आवर्स यूज किया उस आवर्स के रेशियो में बांट दो बॉयलर के एक्सपेंसेस। तो उसे क्या कहेंगे बच्चे? अपोर्शन ऑन द बेसिक ऑफ टाइम। तो एक रीजनेबल, मतलब अपोर्शनमेंट का एक रीजनेबल हमारा क्या है बच्चे? मेथड है। तो इसको बोलते हैं बेनिफिट रिसीव्ड। कोज एंड इफेक्ट, कोज एंड इफेक्ट का मतलब क्या कारण रहा जिसके कारण ये एक्सपेंस हुआ। अगर कोज एंड इफेक्ट आप एस्टेब्लिश कर सकते हो कि कोई सिचुएशन अराइज हुई जिसके कारण ये एक्सपेंस इनकर हुए हैं, अगर आप उन कोज एंड इफेक्ट को वेरीफाई कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो बच्चे उनके बेस पे एलोकेट कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है बच्चे कॉस्ट एलोकेशन। द टर्म एलोकेशन, बच्चे अब ये इन चीजों को ध्यान से समझ लेना। एलोकेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। द एलोकेशन रेफर टू द डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ ए कॉस्ट टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट विच कैन बी ट्रेस्ड डायरेक्टली। इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको याद करनी है ये चीज। व्हाट इज एलोकेशन? एलोकेशन मीन्स डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट विच कैन बी ट्रेस्ड डायरेक्टली। आपने सर, आप नहीं सर, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। एक टेलर ने एक जींस स्टिच की है, उस जींस स्टिच करने के लिए उस टेलर को 100 रुपीज की लेबर की पेमेंट की गई है। बताइए क्या ये एलोकेशन है? बिल्कुल है सर, ये एलोकेशन है। बिकॉज डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट है टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट विद विच कैन बी ट्रेस्ड डायरेक्टली। It implies relating overheads directly to the various departments. The estimated amount of various items of manufacturing overhead should be allocated to various cost center or department. For example, if a separate power meter has been installed for a department, the entire power cost estimated from the meter is allocated to that department. The salary of the works manager cannot be directly allocated to any one department since he look after the whole factory. If it is therefore obvious that many overhead items will remain unallocated after this step. ये कहता है जी जितने आप बांट सकते हो उतने तो बांटो। भाई आपने कहा सर हमारे पास 2 फैक्ट्रीज हैं और दोनों का मीटर अलग अलग लगवाया हुआ है, तो अब क्या एलोकेशन, अब क्या पोर्शन की बात आएगी? नहीं, इसका मीटर यहाँ लगा हुआ है, इसका मीटर यहाँ लगा हुआ है, तो इसके एक्सपेंसेस इस फैक्ट्री के ऊपर चार्ज होंगे और इसके एक्सपेंसेस इस फैक्ट्री के ऊपर चार्ज होंगे। तो क्या हमें कोई अपॉर्चनमेंट की बात आएगी? नहीं सर, आप डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हो उनको। तो अगर एलोकेबल एक्सपेंसेस हैं तो आप उन्हें एलोकेट कीजिए। लेकिन कहते हैं जी बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपकी कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपकी कंपनी का मैनेजर है, आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट सुपरवाइजर है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन मैनेजर है, बहुत सारे मैनेजर होते हैं बच्चे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो ऑडिट करते हैं उनको तो पता होगा, बल्कि मुझे इतना हो सकता है नहीं पता जो आप लोग ऑडिट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, तो आपने देखा होगा लाइन मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, क्वालिटी मैनेजर होते हैं, बहुत सारे मैनेजर होते हैं वहाँ पे। तो उनकी कॉस्ट है बच्चे, वो तो ऑल ओवर द कंपनी होती है ना। अब आपकी कंपनी में सपोज 100 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे लोकेट करोगे यार? आपकी कंपनी में 10 रुपीज़ का भी प्रोडक्ट बनता है, 10,000 रुपीज़ का भी प्रोडक्ट बनता है। अब आप जो प्रोडक्शन मैनेजर है, क्वालिटी मैनेजर, इनकी सैलरी को कैसे अपोर्शन करोगे? तो ये कोई रिजनेबल बेसिस पे ही हम क्या कर सकते हैं बच्चे? एलोकेट कर सकते हैं। तो ये कहते हैं जी कॉस्ट एलोकेशन के बावजूद, मतलब डायरेक्टली ट्रेस कर करके भी अगर हम कॉस्ट को एलोकेट करें तो उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस बच जाते हैं जो कि एलोकेट होने से रह जाते हैं। तो एलोकेट का मतलब डायरेक्टली एलोकेट करना, मतलब इससे रिलेटेड है सर, इसका खर्चा इसको, इस ऑब्जेक्ट को दे दीजिए, उसको बोलते हैं एलोकेशन। ठीक है, उसके बाद आता है सर कॉस्ट अपोर्शनमेंट। अब बात आती है अपोर्शनमेंट की। जब एलोकेट नहीं हो रहा तो क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन करना पड़ेगा। There are some items of estimated overhead like salary of work manager which cannot be directly allocated to the various department and cost center. Such unallocable expenses are to be spread over the various department on cost center on the basis of 2 principles. That is क्या क्या? First is, कहाँ गया भाई?
दैट इज कॉल्ड अपॉर्शनमेंट। ओके, आगे चल रहा है। Thus, apportionment implies the allocation of a proportional of items of cost to cost center और departments। तो ये कहते हैं जी बंटवारा है, ये allocation नहीं, ये क्या है, apportionment है, allotment है। After this stage, all the overhead cost would have been either allocated or apportioned over the various departments। ठीक है, उसके बाद आती है सर क्या, कितना रह गया ये काफ़ी है सर, आज इतना ही कर लीजिए क्योंकि हमारी 1 आवर की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ज़्यादा करवाऊंगा तो बच्चे फिर आपके सिर के ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा। और टर्म्स इंपॉर्टेंट है, जैसे रीअपॉइंटमेंट है, एब्जॉर्प्शन है, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको देखने को मिलेगी क्वेश्चंस में, तो मैं इनको किसी भी जल्दबाजी में नहीं करवा रहा। आज की क्लास के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच, रिवाइज कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।